तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खून से लथपथ एक अनजान लोकेशन पर खड़ी होती है। तभी हम उसके आसपास कई सारे जानवरों को मरा हुआ देखते हैं जिन्हें उसी लड़की ने मारा होता है। अब क्योंकि वो लड़की एक म्यूटेंट है जिसके पास सुपर पावर के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। साथ ही इस लड़की को इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया है, बल्कि उसे सभी लोग आर्क 1 के निकनेम से बुलाते हैं, जिस वजह से हम भी उसे इसी निकनेम से मेंशन करेंगे। जिस बीच हम देखते हैं कि आर्क 1 को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती हैं, और तभी उसके ऊपर एक डॉग हमला कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम बस में दो स्कूल गर्ल्स को देखते हैं, जिनमें से एक वॉकमैन पर सॉन्ग सुन रही होती है। जिस दौरान उन लड़कियों की बातों से हम जान पाते हैं कि वॉकमैन वाली लड़की प्रेग्नेंट है, और इस बात को वो दूसरी लड़की से किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी लगातार उस प्रेग्नेंट लड़की को घूरते जा रहा था कि तभी बस ड्राइवर उस बस को एक अनजान रास्ते पर मोड़ देता है, और उसी वक्त कुछ लोग मास्क पहनकर उस बस में जहरीली गैस को फैला देते हैं, जिससे कि उस प्रेग्नेंट लड़की के समेत सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो उस प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर बीक और उनकी बहन के सामने पाती है, जहां टीवी पर उसकी स्कूल बस के बारे में न्यूज चल रही होती है कि उस बस के खाई में गिरने की वजह से उसमें मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो देखकर वो लड़की काफी दुखी होती है, और फिर वो डॉक्टर बीक से अपने यहाँ होने का कारण पूछती है, और साथ ही वो उनसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे जाने दिया जाए। इस पर डॉक्टर बीक उसे बताती हैं कि उसे पता है कि वो माँ बनने वाली है, वो भी एक नहीं बल्कि ट्विंस की, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे ताकि वो उस बच्चे के और भी क्लोन्स बना पाए। जो बात सुनकर प्रेग्नेंट लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, और फिर सीन शिफ्ट होकर आज के समय पर फोकस करता है, जहाँ पर हम कुछ फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट्स को देखते हैं जो सब साथ में एक लैब में घुसकर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर बी के बनाए हुए सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन होता है। हालांकि उनके वहाँ से जाने के बाद उस जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, मगर इसके बावजूद भी वो अभी भी चल फिर पा रही थी। इसी बीच अचानक से उस लड़की के सर में जोर का दर्द होता है, और हम देख पाते हैं कि उसके आसपास की सभी चीजें उसकी पावर की वजह से हवा में लेविटेट कर रही होती है, जिस दौरान उसे अपनी मॉम की आवाज भी सुनाई देती है जिसे वो अपने पास आने के लिए कह रही होती है। और यहाँ हमें उसकी मॉम एक चैम्बर में दिखाई जाती है। साथ ही इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि ये लड़की असल में आर्क 1 है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर आर्क 1 चलते चलते रोड पर चली जाती है, जहाँ एक तेज रफ्तार से जा रही कार उसके एकदम से करीब से गुजर जाती है, लेकिन आर्क 1 उससे जरा भी नहीं डरती है, जो देखकर वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है, और फिर वापस से रिवर्स करके उस कार को आर्क 1 के पास लाया जाता है, जिसके अंदर कई सारे लोग होते हैं जो कि गुंडे लग रहे थे। और उनका बॉस योंगडुंग जब आर्क 1 से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। इसीलिए योंगडुंग आर्क 1 को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो के युंग ही नाम की एक लड़की को किडनैप कर मारने के लिए ले जा रहा था, और उसका मानना था कि आर्क 1 ने अगर उनकी नंबर प्लेट भी देख ली है तो वो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की योंगडू से आर्क 1 को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी इन सब में कोई भी गलती नहीं है। पर योंगडुंग उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके बाद उसके आदमी आर्क 1 को परेशान करने के साथ साथ के युंग ही को भी मारने लगते हैं, जिस पर आर्क 1 उन सभी लोगों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मगर आर्क 1 और के युंग ही को कुछ भी नहीं होता। साथ ही आर्क 1 जब योंगडुंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है तो के युंग ही उसको ऐसा करने से मना करती है, जिस पर आर्क 1 उसे छोड़ देती है, और के युंग ही एम्बुलेंस को कॉल लगाकर योंगडुंग के हाथों में फोन थमाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने अंकल को कॉल कर बुलाती है, जो कि जैसे ही वहां पर आते हैं तो हम देखते हैं कि आर्क 1 को अचानक से न जाने क्या हो जाता है, उसके नाक से खून आता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसीलिए के युंग ही और उसके अंकल आर्क 1 को लेकर अपने साथ वहां से चले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है के युंग ही के अंकल असल में एक वेटरन यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं। हालांकि वो आर्क 1 के शरीर से सभी गोलियों को निकालते हैं, जिस दौरान वो नोटिस करते हैं कि आर्क 1 के शरीर के सभी घाव खुद ब खुद हील हो रहे हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण उन्हें ये अपना वहम लगता है।
इसके बाद हम के युंग ही और उसके अंकल की बातों से समझ पाते हैं कि युंगडू असल में उसके फादर की जमीन के हिस्से को जबरदस्ती खरीदना चाहता है ताकि वो वहाँ पर रिसोर्ट बना सके, लेकिन यहाँ पर के युंग ही ऐसा नहीं चाहती थी और वो जमीन उसे देने को तैयार नहीं थी। यही वजह है कि योंगडू उसे मारने के लिए ले जा रहा था, पर वहाँ आकवान ने उसकी जान ली, इसीलिए वो आकवान को अपने साथ अपने घर लेकर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम एक जैंग नाम के म्यूटेंट आदमी को देखते हैं जो कि बीक से मिलने के लिए आया होता है। वो बीक से कहता है कि फैसिलिटी पर हमला करवाकर किसी ने आकवान को आजाद करा दिया है और क्योंकि ऐसा बीक की बहन पहले भी कर चुकी है इसीलिए उसे बीक पर शक है, जिस पर डॉक्टर बीक उसे कहती है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि दोनों बहनें मिल जाएं। इधर एक अनजान जगह पर हम जो यूहान नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अकेले ही एक दूसरी फैसिलिटी में घुसकर कई सारे म्यूटेंट्स को मार डालती है। यहाँ उसके साथ साथ उसका एक साथी जेम्स भी होता है, जिन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जे यूहान असल में डॉक्टर बीक के लिए काम करती है और वो उनके लिए कई सारे म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतारते आ रही है। साथ ही उसका पार्टनर जेम्स भी एक म्यूटेंट है और फिर हम जो यूहान को अकेले में देखते हैं जहां वो अपने हाथों से खुद की ही बॉडी पर लगी हुई गोलियों को निकालती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो यूहान टॉप क्लास म्यूटेंट्स में से एक है क्योंकि उसके घाव भी खुद ब खुद हील होते जा रहे थे। जिसके बाद वो जेम्स के साथ डॉक्टर बीक से मिलने के लिए पहुंचती है जहां डॉक्टर बीक उसे आकवान को ढूंढकर मारने के लिए कहती है क्योंकि वो जा यूहान की तरह ही एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट है और इस बार वो अपनी बहन की तरह उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करेगी क्योंकि जायून को जिंदा रहने के लिए एक सीरम की जरूरत पड़ती है, पर आकवान उससे अलग है और साथ ही वो जायूहान को एक डिवाइस भी देती है जिसके जरिए वो आकवान को ट्रैक कर उस तक पहुंच सकती है क्योंकि उन्होंने आकवान की बॉडी के अंदर एक चिप इम्प्लांट की थी। अब जब जेम्स और जायूहान वहां से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए जेम्स उन दोनों से लड़ता है जहां पर हम एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। हालांकि जेम्स उन लोगों को आसानी से हरा देता है जिसके बाद जायूहान उसे बताती है कि ये काम उसके पुराने बॉस जैंग का है जिसके लिए वो 10 साल पहले काम किया करती थी। इसीलिए वो खुद जैंग से मिलने के लिए पहुंचती है जहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जायूहान पिछले पार्ट से ही अपने एक नए मिशन पर निकली है जिस दौरान उसने शंघाई समेत 3 फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिस पर जायूहान उसे कहती है कि वो ये सब नहीं जानती क्योंकि वो किसी और काम के लिए यहाँ आई है, इसीलिए वो उसके काम में अब दखल न दे। वहीं इधर के युंग ही आकवान को घर ले आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात के युंग हिंग के भाई डी से होती है। अब जब रात में खाना खाने के बाद आकवान सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिस दौरान वहाँ पर योंगडू एक बार फिर से के युंग ही को धमकाने के लिए अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो यहाँ पर के युंग ही और उसके भाई को काफी मारता है, जो देखकर आकवान उन सभी को काफी अच्छा मजा चखाती है, जहाँ वो ये नहीं देखती है कि वो किसे उठाकर कितनी दूर फेंक रही है, एक कार को या फिर एक इंसान को, जिसे डर कर योंगडू वहाँ से भाग जाता है। हालांकि योंगडू से अगले दिन मिलने के लिए एक खास म्यूटेंट का ग्रुप आता है जिन्होंने उसके सारे आदमियों को जान से मार दिया होता है, जो कि उसे आकवान के बारे में बताने के लिए कहते हैं, जिस दौरान वो कहता है कि उसे भी उनके जैसा बनना है और उस ग्रुप की बॉस योंगडू को एक सीरम इंजेक्ट करती है जिसके बदले वो उसे आकवान के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर हमें के युंग ही दिखाई जाती है जो कि अपने अंकल से मिलकर वापस लौट रही होती है। तभी उसे जायूहान और जेम्स मिलने के लिए आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसने जिसे अपने घर पर रख रखा है वो असल में एक मॉन्स्टर है। अब दरअसल यहाँ पर एक ट्रैकर की मदद से जायूहान ने आकवान को ढूंढ लिया था। वो के युंग ही से भी कहती है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो वो उसके भाई डी को जान से मार डालेंगे, इसीलिए मजबूरन के युंग ही को उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर जायूहान ने उसे बोला था कि आज रात फायरवर्क शुरू होने के ठीक पहले ही वो अपने भाई के साथ घर से बाहर निकल जाए और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो उसे फोन करे, जिसके बाद ही वो आकवान पर हमला करेंगे। लेकिन जब के युंग ही घर पहुँचती है तो वो आकवान को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। इसी दौरान वहाँ पर योंगडू भी आ जाता है जो कि आते ही के युंग ही को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डी आकवान को वहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है और खुद अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, जिस दौरान एक मिसाइल के जरिए जायून ही के आदमी के युंग ही के घर को उड़ा देते हैं ताकि उस मिसाइल के हमले से आकवान मारी जाए, लेकिन तब तक वो बाहर निकल चुकी थी। हालांकि तब भी वो मिसाइल के धमाके से बेहोश हो जाती है। इधर योंगडू जैसे ही डी को मारने जाता है, जेम्स और जायूहान उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ मिसाइल वाले आदमी से सीक्रेट ग्रुप की एक लड़की लड़ना शुरू करती है और वो उसे मार देती है क्योंकि वो लोग भी योंगडू के साथ यहाँ आए थे।
इधर जायू हान उस ग्रुप के बॉस से लड़ना शुरू करती है और इधर जेम्स बाकी 2 म्यूटेंट से लड़ता है, पर वो इन दोनों पर भारी पड़ रहे थे जो कि जायू हान और जेम्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों मर चुके हों। अब इधर आकवान को जब होश आता है तो वो केयुंग ही और डी को देखने के लिए वापस आती है, जिस दौरान हम उसकी पावर को फुल पोटेंशियल में